ये जानकर कि वह एक सफलता के करीब है, काई यांग बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे टेम्पर्ड बॉडी के तीसरे चरण तक पहुंचने में 3 साल लग गए थे। लेकिन इस पुस्तक को प्राप्त करने के दूसरे दिन ही वह इसमें सफल हो गया था और अब एक बार फिर वह इसमें सफल होगा। इस प्रशिक्षण की गति ने काई यांग को थोड़ा डरा भी दिया। टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड का अभ्यास करने में बहुत अधिक सहनशक्ति खर्च होती है, इसलिए काई यांग ने बाद में आराम किया और धीरे धीरे अपनी सहनशक्ति वापस पा ली। अपनी सहनशक्ति वापस पाने के बाद उसने बचा हुआ कुछ खाना खाया और जड़ी बूटियों की खोज जारी रखी। कल उसने अपनी याददाश्त से उन सभी जगहों की यात्रा की थी जहां उसकी जरूरत की जड़ी बूटियां उग सकती थीं। आज उसे भाग्य पर निर्भर रहना होगा। सौभाग्य से इन जड़ी बूटियों का मूल्य ज्यादा नहीं था, इसलिए आज उन्हें मिलने की संभावना अभी भी ज्यादा थी। TL काई यांग, मुझ पर विश्वास करो, भाग्य ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे दिन की खोज के बाद काई यांग को कुल 78 जड़ी बूटियां और 2-3 पत्ती वाले के स्पिरिट फूल मिले थे। इस बार उसे हवन सामग्री जलाने के लिए जरूरी जड़ी बूटियां तो मिल गईं, लेकिन उसके पास अभी भी कम थी। समय बीतता गया और जल्द ही अंधेरा छा गया। काई यांग अभी भी जाग रहा था, इसलिए नहीं कि वह थका नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे इतनी भूख लगी थी कि वह सो नहीं पाया। लिंग लिंग और ओ, शुरुआत में उसने जंगली जानवरों का शिकार करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे एक भी खरगोश नहीं दिखा। बदकिस्मती से उसे सिर्फ नाखून के आकार के कुछ जामुन ही मिले जो बहुत खट्टे थे। जब उसने उन्हें खा लिया तो उसे और भी ज्यादा भूख लगाई। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं और चावल के गोले ले आता। काई यांग को पछतावा हुआ। इन वीरान इलाकों में कोई दुकान नहीं है, उसे खाना कहाँ मिलेगा। ये भूख वाकई शर्मनाक थी। काई यांग ने तभी दूर से आग की एक झलक देखी। तुरंत उसकी ऊर्जा वापस आ गई और वह खुद को उठाकर उसकी ओर चल पड़ा। उन्होंने जंगल में आग जलाने की हिम्मत की। ये लोग या तो मूर्ख थे या फिर उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। इस बार ये लोग बाद वाले वर्ग के थे। जब वह पास पहुंचा तो आग के पास खड़ा एक व्यक्ति गरजा, कौन? टेल और ईडी ती कैरेट ती, काई यांग, तुम आखिरकार कुछ दोस्त बनाने वाले हो। उसी क्षण काई यांग को अपनी मांसपेशियों में जकड़न और रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस हुआ। आग के पास खड़े 2 लोग सतर्क थे। एक लंबा था और दूसरा नाटा। एक हट्टा कट्टा था और उसके हाथ में एक तीर लगा हुआ था। उसने काई यांग पर तीर तान रखा था। दूसरा एक छोटा लड़का था, लगभग 11 साल का। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसमें डर का जरा भी निशान नहीं था। इस लड़के के हाथ में भी एक धनुष था और उसने भी एक तीर का निशान लगाया था, लेकिन वह बहुत छोटा था। TL, शायद नहीं। एड, आप हमारे MC पर शक कैसे कर सकते हैं, थोड़ा भरोसा रखें। हालांकि काई यांग को 2 तीरों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसका पलटवार करने का जरा भी इरादा नहीं था। इधर उधर घूमते हुए वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उनकी धमकियां कोई बड़ी बात न हो। आराम से रहो, मैं तो सिर्फ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने पहाड़ पर गया था, काई यांग ने जल्दी से कहा। यह सुनकर दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा। हटे कट्टे, मैं सच में कहना चाहता हूं कि बलवान ने धीरे से अपना धनुष बाण नीचे कर दिया। फिर उसने लड़के को शांत होने का इशारा किया और हंसा। मैंने सोचा था कि आग ने किसी जंगली जानवर को आकर्षित किया है, लेकिन ये सिर्फ एक झूठी चेतावनी थी। माफ करना, मुझे माफ करना, काई ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा और हंसा। अपना माथा छूते हुए हटे कट्टे आदमी ने काई यांग की ओर हाथ हिलाया। आओ, रातें ठंडी हैं और यहाँ अकेले रहना आसान नहीं होगा। यह सुनकर काई यांग आग के पास आकर बैठ गया। उसके बगल में वह हट्टा कट्टा आदमी काई यांग को देखता रहा और काई यांग के दुबले पतले हड्डियों से भरे शरीर को देखकर उसे दया आ गई। अब जब वे साथ बैठे थे तो आपस में बातें करना स्वाभाविक था। इस बातचीत से काई यांग को पता चला कि यह पिता पुत्र पहाड़ की तलहटी में रहते थे और शिकार करके जीविकोपार्जन करने यहाँ आते थे। हालांकि वे अमीर नहीं थे, फिर भी खाने पीने और कपड़ों का गुजारा करने के लिए काफी थे। लड़का, हालांकि छोटा था, शिकार में माहिर था और अपने पिता के साथ वे कई बार ब्लैक विंड माउंटेन में शिकार करने आ चुके थे। इस प्रकार पहाड़ के बारे में उनका ज्ञान काई यांग से कहीं ज्यादा था। काई यांग ने भी उन्हें अपने बारे में कुछ बताया। जब उसने उन्हें बताया कि वह स्काई टावर का अनुयायी है तो वह हट्टा कट्टा आदमी दंग रह गया। जबकि छोटा लड़का काई यांग में और भी दिलचस्पी लेने लगा और अपनी चमकदार काली आंखों से उसे देखता रहा। हान पुरुष ने कहा, मेरा बेटा भी साधक बनने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहता था, लेकिन उसकी प्रतिभा पर्याप्त नहीं थी और उसे मना कर दिया गया। इसलिए वह वास्तव में आप लोगों की पूजा करता है।
इस कथन ने काई यांग को पिछले 3 वर्षों और उसके अनुभवों की याद दिला दी। इससे न केवल वह बहुत भावुक हो गया, बल्कि उसने स्नेह से लड़के के सिर पर धीरे से हाथ भी फेरा। जब वह कुछ कहने ही वाला था, काई यांग के पेट में जोर से बड़बड़ाहट हुई। छोटा लड़का शून्य भाव से देखता रहा और अचानक जोर से हंस पड़ा। उसने अपने थैले से कुछ सूखा राशन निकाला और काई यांग को दे दिया। यह सुनकर वह एक बार फिर बहुत भावुक हो गया, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। काई यांग ने उस हटे कट्टे आदमी की तरफ देखा और मुस्कुराया। खा लो, लगता है आज तुमने कुछ नहीं खाया। इस बार काई यांग ने प्रसाद ठुकराया नहीं और जल्दी से सारा खाना चट कर गया। कुछ और बातें करने के बाद तीनों आग के पास सो गए। हालांकि काई यांग ज्यादा गहरी नींद नहीं सो पाया, लेकिन अगर पिता पुत्र के पास कोई खतरा आता तो वह तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता था। उसने इसे पहले दिए गए राशन का बदला भी माना। शुक्र है कि रात शांति से बीत गई और कुछ नहीं हुआ। सुबह होने पर काई यांग ने पिता पुत्र के जागने का इंतजार नहीं किया और चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने पिछली रात के लिए शुक्रिया के तौर पर 2 जड़ी बूटियां पीछे छोड़ दी। अगर इन दोनों जड़ी बूटियों को मसल दिया जाए तो उनका असर ठीक हो जाता। चूंकि वे लगातार पहाड़ों पर रहते थे, इसलिए ये जड़ी बूटियां पिता पुत्र की जोड़ी के लिए जरूर काम आती। पूर्वी बैंगनी गैस की मात्रा बढ़ने के साथ काई यांग ने आधे घंटे तक संयमित शरीर का रिकॉर्ड बनाया। जब उसने अपना अभ्यास पूरा किया तो काई यांग ने बैंगनी गैस की एक गहरी सांस ली, जिससे उसकी मेरिडियन अचानक हिलने लगी। फिर उसके शरीर में एक गर्माहट का एहसास उमड़ने लगा। उसकी मेरिडियन में ऊर्जा लगातार घूम रही थी। संयमी शरीर का 5वां चरण। उसका अंतर्ज्ञान सही था, उसने आज सचमुच सफलता प्राप्त कर ली। आधे घंटे के अभ्यास के बाद वह सचमुच अगले चरण में पहुंच गया। काई यांग बेहद खुश था और अपने शरीर में मौजूद सुनहरे कंकाल के प्रति और भी अधिक कृतज्ञ महसूस कर रहा था। हालांकि उसे गौरवशाली सुनहरा कंकाल प्राप्त हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उसकी बदौलत और संयमित शरीर के रिकॉर्ड की बदौलत वह 2 बार सफलता प्राप्त कर चुका था। यह गति बेजोड़ थी और यह कई प्रतिबंधों के तहत अभ्यास था। अगर वह हर समय अभ्यास कर सकता था तो वह किस गति तक पहुंच पाता। इस विचार ने काई यांग को कुछ अवाक कर दिया। हालांकि संयमित शरीर ही एक सच्चे योद्धा बनने की नींव था। शुरुआती चरणों में प्रशिक्षण आसान था, लेकिन जितने ऊंचे क्षेत्र थे, प्रशिक्षण उतना ही कठिन था। थोड़े आराम के बाद काई यांग जड़ी बूटियों की खोज में लगा रहा। आज उसे फिर से अच्छी फसल मिली। उसने 1 दर्जन से ज्यादा जड़ी बूटियां इकट्ठी की और एक मोटा खरगोश पकड़ा, जिससे उसकी खाने की समस्या हल हो गई। यह उसकी पहाड़ी यात्रा का तीसरा दिन था और वह 10 मील के सुरक्षा क्षेत्र के अंत तक पहुंच गया था। और आगे बढ़ने पर काई यांग अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसका एकमात्र विकल्प अंदर के जानवरों का भोजन बनना था। हालांकि वह ज्यादा गहराई तक नहीं गया था, फिर भी उसकी फसल काफी अच्छी थी। उसने 20 से ज्यादा विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां इकट्ठी की थीं, और पिछले 2 दिनों को मिलाकर उसके पास 40 अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां थीं, जिससे उसकी यहाँ की यात्रा बहुत फलदायी रही। दुर्भाग्य से उसे जिन 2 मुख्य जड़ी बूटियों की जरूरत थी, वे मात्रा में बहुत कम थीं। 3 दिनों में 40 विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां ढूंढना कोई छोटी फसल नहीं थी। भले ही वे सभी साधारण श्रेणी की, निम्न श्रेणी की जड़ी बूटियां थीं, फिर भी वह उन्हें अच्छे योगदान अंकों के बदले में प्राप्त कर सकता था। लेकिन इससे उनका प्रशिक्षण समय बहुत कम हो गया, जिससे लाभ की बजाय नुकसान ही हुआ। अब दोपहर हो चुकी थी और काई यांग उस रास्ते की ओर चल पड़ा था जो उसे स्काई टावर वापस ले जाएगा। काई यांग को सिर्फ 3 दिन की छुट्टी मिली थी, इसलिए उसे कल सुबह से पहले लौटना था, वरना उसे कड़ी सजा मिलेगी। काई यांग को लगा कि उसके पास काफी समय है और उसे पूरा यकीन था कि वह अंधेरा होने से पहले लौट सकता है। आखिरकार वह सिर्फ 100 मील दूर था, ज्यादा दूर नहीं। उसके दिल में काली किताब के तीसरे पन्ने को लेकर बड़ी उत्सुकता थी। उसके आने वाले नतीजों के बारे में सोचकर वह खुश हो गया और उसके कदमों में तेजी आ गई। वापसी के बीच रास्ते में काई यांग ने अपने स्थान से कुछ ही दूरी पर एक अप्रत्याशित, तीखी चीख सुनी। उसमें एक बच्चे के चीखने रोने की आवाज भी थी। यह सुनकर उसने अपने कदम रोक दिए और कान तान लिए। कुछ ही देर बाद उसका चेहरा बदल गया और काई यांग तेजी से उस आवाज की दिशा में दौड़ा। जब वह आवाज सुन रहा था तो उसने पहचाना कि यह पिछली रात वाले बाप बेटे की आवाज थी, और उस बच्चे के रोने की आवाज उस छोटे लड़के की थी। उन दोनों को शायद किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा था, वरना वे इतना हंगामा क्यों कर रहे थे। कल रात उन्होंने काई यांग को अपना कुछ राशन दिया था, और अगर उनकी पिछली दयालुता के लिए भी, तो वह उनकी परेशानी को कैसे नजरअंदाज कर सकता था।
जैसे ही वह उनकी ओर दौड़ा, पिता की दहाड़ और भी तेज होती गई और लड़के की दहाड़ और भी धीमी होती गई। काय यांग का चेहरा धीरे धीरे सख्त होता गया और उसे बुरा लगने लगा। जब काय यांग पहुंचा तो पिता की दहाड़ सुनाई नहीं दे रही थी और उसे सिर्फ एक ऊंची पहाड़ी पर एक अंधेरी गुफा दिखाई दे रही थी। गुफा के किनारे झाड़ियों के बीच मकड़ी के जालों में उलझा हुआ एक चांदी का धनुष था। यह वही धनुष था जिसे छोटा लड़का पिछली रात पकड़े हुए था। बिना सोचे समझे काय यांग ने अपनी सारी चीजें जमीन पर फेंक दी, अपनी इंद्रियों को तेज किया और सीधे उस अंधेरी और भयावह गुफा में उतर गया। हालांकि गुफा के अंदर की रोशनी तेज नहीं थी, फिर भी देखने के लिए काफी थी। जब उसने चारों ओर देखा तो काय यांग ये देखकर चौंक गया कि गुफा जालों से ढकी हुई थी। दीवारों और जमीन पर वे एक दूसरे को काटते हुए और मोटाई में अलग अलग थे। परत दर परत आगे का रास्ता जालों की भीड़ से अवरुद्ध था। इतना ही नहीं, गुफा नम थी। पानी लगातार टपक रहा था और जब काय यांग ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसका पैर जमीन में धंस गया। अपनी हिम्मत जुटाते हुए काय यांग गहरी सांसों की आवाज की ओर बढ़ा। बस उसे एक बड़ा मानव आकार का कोकून दिखाई दिया जो मकड़ी के धागे से बना हुआ था और एक कोकून की तरह था। ऊपर उसमें एक इंसानी चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा पिछली रात वाले हटे कट्टे आदमी का था। चिंतित होकर काय यांग फंसे हुए शिकारी की ओर दौड़ा। उसे पता चला कि वह बेहोश है तो उसकी चिंता कम हो गई। काय यांग की पुकार सुनकर शिकारी हड़बड़ाकर उठा और कमजोर आवाज में पुकारा, बच्चे को बचाओ। मेरे बेटे को और अंदर घसीट लिया गया है। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मेरे बच्चे को बचा लो। अंदर घसीट लिया गया। यह सुनकर काय यांग चौंक गया क्योंकि वह शिकारी को जाल से छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। दुर्भाग्य से जाल उसकी मौजूदा ताकत के लिए बहुत मजबूत था। उसे तोड़ने में असमर्थ होने के कारण वह केवल अस्थायी रूप से ही हार मान सकता था। गड्ढे में कूदकर वह छोटे लड़के का पीछा करने लगा। पीछे से शिकारी ने चेतावनी दी, सावधान, वह एक राक्षसी मकड़ी का जानवर है। जब उसने राक्षसी मकड़ी का जानवर शब्द सुने तो काय यांग का दिल जोर से धड़क उठा। ये राक्षसी जानवर आम जंगली जानवरों जैसे नहीं थे, उन्हें कत्लेआम करना बहुत पसंद था। वे सचमुच क्रूर जानवर थे और काय यांग अपनी मौजूदा ताकत के साथ उनमें से सबसे कमजोर जानवर का भी मुकाबला नहीं कर सकता था। ब्लैक विंड पर्वतों में पहले 30 मील सुरक्षित क्षेत्र माने जाने का कारण ठीक यही था कि वहां कोई खूंखार जानवर नहीं थे। दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि एक जानवर दिखाई दे गया था। यह सचमुच किसी की उम्मीद से परे था। अब जब उसे पता चल गया था कि यह एक खूंखार जानवर है तो काय यांग की हरकतें और भी सतर्क और कोमल हो गईं। धीरे धीरे वह सुरंग में टटोलता हुआ आगे बढ़ा और लगभग 10 फुट आगे बढ़ने पर उसे वह छोटा लड़का दिखाई दिया। बेटा भी अपने पिता जैसी ही स्थिति में था, एक कोकून में लिपटा हुआ जो एक बड़े मकड़ी के जाले से हवा में लटका हुआ था। छोटे लड़के के बगल में एक बहुत बड़ी फूलों वाली मकड़ी एक तिनका चूस रही थी। तिनका छोटे लड़के की बाह में डाला गया था और आप तिनके से गहरे लाल रंग का खून बहता हुआ मकड़ी के मुंह में साफ देख सकते थे। इस पहाड़ी गुफा की जमीन पर तरह तरह के जानवरों की हड्डियां पहाड़ों की तरह ढेर में पड़ी थी। कोई कल्पना ही कर सकता है कि राक्षसी मकड़ी ने यहाँ कितना समय बिताया होगा और कितने बेचारे इंसान और जानवर इसके शिकार हुए होंगे। काय यांग के पास इस मकड़ी की क्षमताओं के बारे में सोचने और कोई उचित योजना बनाने का समय ही नहीं था। हर पल की देरी से इस नन्हे से बच्चे के सीधे स्वर्ग जाने की संभावना बढ़ जाती थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद वह अचानक आगे बढ़ गया। विशाल विशाल फूलों के पैटर्न वाली मकड़ी को उस पल परेशान होने की उम्मीद नहीं थी। काय यांग के आगे बढ़ने के कुछ ही देर बाद राक्षसी मकड़ी के एक तरफ जोर का जोर लगा और जाले में एक बड़ा सा छेद हो गया। फूलों के पैटर्न वाली मकड़ी काय यांग के साथ गिर पड़ी। छोटा लड़का भी छेद से होकर जमीन पर गिर पड़ा। अचानक हुए हमले से फूलों के पैटर्न वाली मकड़ी भड़क उठी। उसके 8 लंबे बालों वाले पैर जमीन पर पटकने लगे और उसकी सारी नजरें काय यांग पर टिक गईं। उठने का समय मिलने से पहले ही फूलों के पैटर्न वाली मकड़ी ने एक ही जोरदार झपट्टा मारकर उसे जकड़ लिया। काय यांग गुर्राया, एक लोहे की मुट्ठी निकली और सीधे मकड़ी के गले पर लगी। इससे मकड़ी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। काय यांग ने मौके का फायदा उठाते हुए मकड़ी को लात मारी और उसे उड़ा दिया। एक ही झटके में काय यांग अपने पैरों पर खड़ा हो गया और नीचे झुक गया। उसकी नजरें पूरी तरह से उस फूलों के पैटर्न वाली मकड़ी की हरकतों पर टिकी थी। उस छोटी सी मुठभेड़ के बाद काय यांग का धड़कता हुआ दिल थोड़ा शांत हो गया था, क्योंकि उस राक्षसी जानवर का दर्जा इतना ऊंचा नहीं था, वरना वह उससे लड़ भी पाता। ज्यादा संभावना यही है कि वह सिर्फ पहले लोक का राक्षसी जानवर ही हो।
हालांकि अगर वह सिर्फ पहले लोक का राक्षसी जानवर ही होता तो भी काय यांग की मौजूदा ताकत को देखते हुए वह एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी था। जैसे ही दोनों पक्ष अपने अपने विरोधियों का आकलन कर रहे थे, फूलों वाले पैटर्न वाले मकड़ी ने अधीरता के लक्षण दिखाने शुरू कर दिए, और सिर्फ वही नहीं, काय यांग भी अधीरता दिखाने लगा। ऐसा लग रहा था कि छोटे लड़के का बहुत ज्यादा खून बह गया था और उसमें जहर के लक्षण दिख रहे थे। अगर इस स्थिति को जल्दी नहीं सुलझाया गया तो उसे बचाने का समय ही नहीं होगा। अचानक फूलों वाले पैटर्न वाले मकड़ी ने अपना मुंह खोलकर एक लंबा रत्न रेशम धागा थूका। उसने धागा काय यांग की ओर थूका, जिससे उसके हमले की शुरुआत का संकेत मिला। काय यांग को पहले ही इस धागे की मजबूती के बारे में पता चल गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसके जाल में न फंस जाए, इस डर से वह तुरंत एक तरफ लुढ़क गया और बाल बाल बच गया। फूलों के पैटर्न वाली मकड़ी ने उसके चकमा देने पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और धागे के दूसरे टुकड़े उगलती रही। जब तक काय यांग को पता चला कि मकड़ी उस पर निशाना नहीं साध रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी गुफा इन धागों के जाल में ढंक चुकी थी, जिससे उसके बाहर निकलने के रास्ते बंद हो गए थे और वह अंदर फंस गया था। क्या यह मुझे मौत तक लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है? काय यांग इस विचार पर हंसा। उसके अंदर जो भी डर पहले से था वह उसकी हड्डियों से रिश्ते अहंकार और उसके शरीर में एड्रेनालाइन के प्रवाह ने तुरंत दूर कर दिया। मौजूदा हालात में अगर वह मकड़ी को नहीं मारता तो वह वहां से निकल नहीं पाता। चून की बात यहां तक पहुंच गई थी, इसलिए वह बस अंत तक लड़ सकता था, या तो तुम मरो या मैं। समय बीतता जा रहा था, काय यांग देर नहीं कर सकता था। दोनों पैरों को जमीन पर मजबूती से जमाकर वह फूलों वाली मकड़ी की ओर दौड़ा। धागे का एक और धागा निकला। खुशकिस्मती से काय यांग पहरे पर था, तो वह उसे कैसे टाल सकता था। लगातार 3 धागों को चकमा देने के बाद उसने आखिरकार उनके बीच की दूरी कम कर ली थी। लेकिन इससे पहले कि वह मुक्का मार पाता, उस फूलों वाली मकड़ी ने अपने आगे के 2 पैर उठाए और उसे उसकी ओर धकेल दिया। काय यांग उसे रोकने के लिए बस अपना हाथ ही उठा पाया, मकड़ी के अगले पैर उसके हाथ में घुस गए। काय यांग दर्द से दहाड़ा, उसका खून खौल उठा। न सिर्फ वह डर से घबराया हुआ नहीं था, बल्कि उसके दिल में एक अवर्णनीय उत्साह और उत्सुकता का एहसास था। उसकी सारी हड्डियां आपस में टकराने लगी और उसके पूरे शरीर में एक गर्माहट दौड़ गई। काय यांग का मुक्का हवा में सीटी बजाता हुआ फूलदार मकड़ी के सिर के बाईं ओर की आंखों पर जा लगा। मुक्का लगते ही उसकी दोनों आंखें चूर चूर हो गईं। फूलदार मकड़ी डर गई। अपनी सीमित बौद्धिक क्षमता के बावजूद वह उस इंसान से डरना जानती थी जिसकी बाह से खून टपक रहा था। जब उसने काय यांग की बाहों में फंसे अपने दोनों पैरों को वापस खींचने की कोशिश की, तो मकड़ी ने पाया कि बाहों की मांसपेशियां उसके अगले पैरों के चारों ओर कस गई थी, इसलिए मकड़ी उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रही थी। काय यांग का दूसरा मुक्का उसके पहले मुक्के के तुरंत बाद लगा, जिससे उसकी 2 और आंखें चूर चूर हो गईं। फूलदार मकड़ी दर्द से चीख पड़ी, लगातार पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पिछले पैर सिर्फ जमीन को खरोंच रहे थे। हताशा में उसने काय यांग पर हमला कर दिया, जिससे उसकी बाहों पर कई हल्के घाव हो गए। हालांकि वे गहरे नहीं थे, फिर भी उनसे खून बह रहा था। लेकिन दर्द ने काय यांग की उत्तेजना को और बढ़ा दिया। उसका पूरा शरीर उमड़ती हुई शक्ति से उबल रहा था। उसके मुंह के कोने एक ठंडी और निर्दयी मुस्कान में बदल गए। उसकी मुट्ठियां मकड़ी के माथे पर लगातार वार कर रही थीं। लगातार हमलों के बीच फूलों वाली मकड़ी का माथा फट गया और उसके शरीर से तरल पदार्थ बाहर निकल आए। उसके मुंह से एक उदास सी चीख निकली। फूलों वाली मकड़ी बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने अपने मुंह से अपने जाले की धाराएं उगल दी और इतनी नजदीकी से जाले ने काय यांग को लपेट लिया। हालांकि उस समय फूलों वाली मकड़ी बहुत बुरी हालत में थी। उसका सिर इतना विकृत हो गया था कि लगभग फट ही गया था। अगर वह एक राक्षसी जानवर न बनी होती और उससे जुड़ी दृढ़ जीवन शक्ति प्राप्त न की होती, तो वह पहले ही कई बार मर चुकी होती। चून की यही स्थिति थी, हालांकि उसने उसे काय यांग की बेरहम मुट्ठियों के नीचे अपने जाल में फंसा लिया था, फिर भी जल्द ही उसमें संघर्ष के सारे लक्षण समाप्त हो गए। काय यांग ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह एक राक्षसी जानवर से लड़ाई जीत सकता है। इसके अलावा वह न केवल बच गया, बल्कि उसे मार भी डाला। हालांकि वह प्रथम लोक का राक्षसी जानवर था, फिर भी वह ऐसा नहीं था जिसे संयमित शरीर के 5वें चरण का कोई साधक हरा सके। हालांकि काय यांग के घाव हल्के नहीं माने जा रहे थे, फिर भी उसे उनसे ज्यादा दर्द नहीं हुआ, मानो वे कुछ भी न हो। यह सुनिश्चित करने के बाद कि फूल जैसी आकृति वाली मकड़ी सचमुच मर चुकी है, काय यांग उस पैर को निकालने गया जो उसकी बाह में घुस गया था। जब उसने उसे बाहर निकाला, तो गर्म खून की एक धार बह निकली।
TL ओ ओ तुमने यूं ही कोई ऐसी चीज खींच ली जो तुम्हारे हाथ में चुभ गई थी। ओह वो फंस गई है, चलो उसे बाहर निकालते हैं। बिना रुके उसकी चोटों का जायजा लिए काई यांग ने उस मकड़ी के जाले को फाड़ दिया जो उसे बांध रहा था और उस छोटे लड़के की तरफ दौड़ा। उसके शरीर को धीरे से सहलाते हुए वह उसे गुफा से बाहर ले आया। छोटे लड़के का पिता आखिरकार अपने जाले के आवरण से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। और जैसे ही वह गुफा में और आगे भागने की तैयारी कर रहा था, उसने खून से लथपथ काई यांग को अपने बेटे को ले जाते देखा। उसने जल्दी से पूछा, इसे क्या हुआ? इसका बहुत ज्यादा खून बह गया है और इसे जहर भी दिया गया है। काई यांग ने जवाब दिया। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर काई यांग ने छोटे लड़के को जमीन पर लिटा दिया और अपने गिरे हुए थैले की ओर दौड़ा। अंदर से कुछ जड़ी बूटियां निकालकर वह उन्हें चबाने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने शिकारी को बुलाया, इन जड़ी बूटियों को चबाकर नरम कर दो, फिर उसे खिला दो। शिकारी पहले से ही बुरी तरह डरा हुआ था, इसलिए जब उसने काई यांग का आदेश सुना तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जड़ी बूटियां मुंह में डाली और उन्हें ध्यान से चबाने लगा। उस क्षण काई यांग का मन पूरी तरह से साफ हो गया। हर जड़ी बूटी के औषधीय गुणों की उसकी समझ उसके मन में ही उभरने लगी। कौन सी जड़ी बूटियां विश्रण कर सकती हैं? कौन सी जड़ी बूटियां उपचार में सहायक हो सकती हैं? कौन सी जड़ी बूटियां रक्त प्रवाह को स्थिर करने में सहायक हो सकती हैं? उसके मन में प्रवाहित हो रहा ज्ञान किसी अनुभवी फार्मासिस्ट के ज्ञान के बराबर था। थोड़ी देर बाद काई यांग ने वे जड़ी बूटियां निकाली जिन्हें वह चबा रहा था और उन्हें छोटे लड़के की बांह पर मल दिया। शिकारी ने भी उसके जैसा ही किया और चबाई हुई जड़ी बूटियां अपने बेटे को खिलाने लगा। दोनों लोगों की घबराई हुई निगाहों के नीचे लड़के के पीले चेहरे पर धीरे धीरे रंगत लौट आए और उसकी सांसें स्थिर हो गईं। शिकारी आखिरकार अपने दिल का तनाव दूर कर सका और अपने नितंबों के बल गिर पड़ा। जोर से चिल्लाते हुए उसने कहा, सौभाग्य से कुछ नहीं हुआ, सौभाग्य से कुछ नहीं हुआ। काई यांग ने उसकी नई मिली उम्मीद पर ठंडा पानी डाला। अभी नहीं, मेरी जड़ी बूटियां केवल निचले स्तर की हैं और केवल उसके लक्षणों को कम कर सकती हैं। तुम्हें पहाड़ छोड़कर किसी डॉक्टर को ढूंढना होगा, वरना मुझे डर है कि जहर लाइलाज हो जाएगा। शिकारी केवल काई यांग की सलाह सुन सका। उसने तुरंत कहा, तो मैं अभी उसे डॉक्टर के पास ले जाता हूं। कोई जल्दी नहीं है। काई यांग ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, पहले अपने बेटे को स्थिर होने दो, फिर उसे हिलाओ। ओह, उद्धारकर्ता जो कहता है वह सही है। इतने बड़े शिकारी पर आने वाली विपत्ति से घबराकर वह बहुत पहले ही अपना धैर्य खो चुका था। इसलिए काई यांग जो भी कहता वह उसका पालन करता। उत्तर देने के बाद उसे याद आया कि उसका रक्षक भी घायल हो गया है। उसकी चोटें हल्की नहीं थी, इसलिए उसने चिंतित होकर पूछा, रक्षक, क्या आप अपने घावों का भी इलाज नहीं करवाना चाहते? काई यांग ने उत्तर दिया, जरूरत नहीं है। लेकिन तुमने इतना खून बहाया है, ये कैसे ठीक है? शिकारी ने उसे आश्चर्य से देखा। मुझे नहीं पता। खड़े होकर काई यांग जोश से उछल पड़ा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसे न केवल बहुत अच्छा लग रहा था, बल्कि उत्साह भी था। काई यांग को शक था कि यह सब किसी न किसी तरह उसके सुनहरे कंकाल से जुड़ा है, लेकिन वह एक साधारण शिकारी को यह कैसे समझा सकता था? हाल ही में हुई लड़ाई के बारे में सोचते हुए काई यांग का खून एक बार फिर खौल उठा। यह पहली बार था जब वह जीवन मरण की स्थिति में था। लेकिन उसे जरा भी डर नहीं लगा था, बल्कि उसे तो बस अपने चारों ओर खून के छींटे देखकर आनंद आ रहा था, मानो ये सबसे आम घटना हो। TL एक असुर रक्तपिपासु राक्षस राजा का जन्म। ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्द ही लौटूंगा। जैसे ही उसने अपना बैग उठाया, काई यांग एक बार फिर गुफा में भागा। शिकारी को लगा कि वह राक्षसी जानवर की लाश को छांटने गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। हालांकि फूलों वाली मकड़ी एक राक्षसी जानवर थी, लेकिन उसकी लाश का कोई मूल्य नहीं था, वह बहुत ही निम्न स्तर की थी। काई यांग का लक्ष्य गुफा के अंदर उगने वाली जड़ी बूटियां चुनना था। फूलों वाली मकड़ी से लड़ाई शुरू करने से पहले उसने ढेर सारे बैंगनी रंग के फूल खोज निकाले थे। पहले उसके पास उन्हें देखने का समय नहीं था, लेकिन अब जब उसने उनके बारे में सोचा तो उसका उत्साह बढ़ा। अगर उसने गलत नहीं देखा, तो वे बैंगनी रंग के फूल असल में 3 पत्ती वाले अराजकता के आध्यात्मिक फूल थे जिनकी उसे सख्त जरूरत थी। TL आ गया उसका भयानक सिया भाग्य। 3 पत्ती वाले अराजकता के आध्यात्मिक फूल अंधेरी और नम जगहों पर उगते थे जहां ढेर सारी लाशें होती थी। इस गुफा ने उनके बढ़ने के लिए एक आदर्श वातावरण बना दिया। गुफा में प्रवेश करते ही काई यांग का मन उत्सुकता से भर गया और वह लगभग हंस पड़ा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा।
दूसरों की मदद करने से आपको सचमुच अच्छा फल मिलता है। ऐसा लग रहा था कि यह कहावत सच है। अगर वह पिता पुत्र की जोड़ी को बचाने नहीं आया होता, तो उसे वह जड़ी बूटियां कभी नहीं मिलती जिनकी उसे तलाश थी। उसके सामने बैंगनी फूलों का विशाल विस्तार सचमुच 3 पत्ती वाले अराजकता के आध्यात्मिक फूल थे। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। एक त्वरित गिनती से पता चला कि इनमें से कम 30 से 40 फूल थे। ये छोटे बैंगनी फूल एक साथ गुच्छों में उन्हें देखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न कर देते थे। बिना किसी देरी के काई यांग ने जल्दी से अपना फावड़ा निकाला और जड़ी बूटियां तोड़ने लगा। अपने काम में व्यस्त रहते हुए काई यांग का मन बहुत प्रसन्न था। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था, काई यांग को गुफा के कोने में एक लाल मशरूम जैसा पौधा दिखाई दिया। उसकी जिज्ञासा जागृत हुई। काई यांग उसे ध्यान से देखने के लिए उसकी ओर बढ़ा। यह चीज लगभग एक कटोरे के आकार की थी, गहरे लाल रंग की और मशरूम या कवक जैसी थी। काई यांग इस चीज को पहचान नहीं पाया, क्योंकि कोषाध्यक्ष मेंग द्वारा उसे दी गई छोटी सी किताब में इसका उल्लेख नहीं था। क्या ये कोई अनमोल खजाना हो सकता है? अपनी आस्तीनें चढ़ाकर काई यांग मशरूम जैसे पौधे को तोड़ने चला गया। जहां तक उसकी पहचान का सवाल है, वो बाद में पता लगा सकता था, वैसे भी यह ज्यादा जगह नहीं लेगा। जब तक काई यांग गुफा से बाहर निकला, उसका थैला पूरी तरह भर चुका था। चलो, मैं तुम्हारे साथ पहाड़ से नीचे उतरूंगा, काई यांग ने शिकारी से कहा, उसके साथ बराबरी का व्यवहार करते हुए। रक्षक का बहुत बहुत धन्यवाद। शिकारी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह जानता था कि काई यांग को चिंता थी कि बाहर जाते समय उन्हें और भी खतरा होगा। इसीलिए वह उनके पीछे पीछे चल रहा था। हम तो बस एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, काई यांग ने विनम्रता से उत्तर दिया, और वे तीनों जल्दी से पहाड़ से नीचे उतर गए। शाम तक वे शहर वापस पहुंच गए, और अंधेरे में वे डॉक्टर के घर की तलाश में निकल पड़े। छोटे लड़के को सुला देने के बाद भी काई यांग को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार उस रात छोटे लड़के ने उसे अपना कुछ राशन दिया था, इसलिए उसे तब तक रुकना पड़ा जब तक लड़का आंखें नहीं खोल देता। उसके बाद ही उसका मन शांत हो सकता था। अंदर शिकारी बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था, अपने लड़के के बारे में चिंतित। कुछ ही देर में डॉक्टर ने उसे बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि वह बहुत शोर मचा रहा है। डॉक्टर चू ने कहा कि शुक्र है कि हमने कुछ आपातकालीन उपचार किया, वरना मेरे बेटे की जान चली जाती। हे उद्धारकर्ता, आपकी दया और कृपा का मैं कभी भी ऋण नहीं चुका पाऊंगा। अगर मैं जीवन भर कड़ी मेहनत भी करूं तो भी मैं नहीं चुका पाऊंगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, शिकारी काई यांग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। काई यांग ने उसे उठाने में मदद नहीं की, बल्कि मुस्कुराया और कहा, बड़े भाई झांग, आदमी सिर्फ सोने के आगे घुटने टेकते हैं। तुम्हारे घुटने टेकने से हमारे अच्छे रिश्ते को नुकसान पहुंचा है, तुम्हें आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे बच्चे का कुछ राशन भी खा लिया। अगर तुम कर्ज की बात कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हारा कर्जदार हूं। अपनी बात पूरी करने के बाद वह शिकारी झांग को उठाने गया। शिकारी झांग भावुक होकर बोला, उद्धारकर्ता, तुम सचमुच एक अच्छे इंसान हो। जब वे बात कर रहे थे, डॉक्टर बाहर आया और शिकारी झांग से कहा, अब खतरा नहीं है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि उसका काफी खून बह चुका है, इसलिए वह कुछ देर और सोएगा, लेकिन एक बार जागने पर वह ठीक हो जाएगा। जब उन्होंने ये शब्द सुने, तो काई यांग और शिकारी झांग दोनों ने राहत की सांस ली। आराम करने के बाद काई यांग ने अपने शरीर में थकान की लहर महसूस की। आज का दिन बहुत ही रोमांचक था, उसे कई जख्म भी लगे थे और बहुत खून भी बह गया था। अपनी पिछली ऊर्जा के बावजूद उसके शरीर को अभी भी क्षति पहुंची थी, इसलिए जब उसने खुद को आराम दिया, तो वह सो गया, सूर्योदय तक सोता रहा। सुबह सुबह स्काई टावर। कई शिष्य उत्साह से भरे हुए सुबह सुबह उठ गए। वे एक निश्चित क्षेत्र में एकत्रित हुए, उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। प्यासी आंखें, झुकी हुई गर्दनें, मन की एक अनियंत्रित अवस्था, ये सब बातें पूरी भीड़ में एक जैसी थी। वे एक साथ घर को ऐसे घेरे हुए थे जैसे किसी गृहिणी ने अपने पति के घर लौटने का कई वर्षों तक इंतजार किया हो। उस समर्पण और अपेक्षा का उदाहरण। समय बीतने के साथ इकट्ठा हुए लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे मानसिक रूप से जुड़े हुए हों, सभी एक ही समय में एक ही जगह देखने के लिए अपना सिर घुमा रहे थे। वह जगह काई यांग के निवास, एक छोटी सी झोपड़ी की ओर जाने वाला रास्ता था। आज वह दिन था जब वे एक बार फिर काई यांग को चुनौती दे सकते थे। यह एक निःशुल्क योगदान बिंदु बॉक्स के बराबर था। ये शिष्य इस सुनहरे अवसर को कैसे छोड़ सकते थे?
कुछ लोगों को काई यांग की हालत पर तरस आ रहा था, क्योंकि हर 5 दिन में उसे चुनौती दी जाती थी और बुरी तरह पीटा जाता था। ये वाकई कुछ ज्यादा ही क्रूर था। लेकिन सिर्फ सहानुभूति से काई यांग की मदद नहीं हो सकती थी। अगर वे उसे चुनौती न भी दें, तो भी कई दूसरे लोग खुशी खुशी उसकी जगह ले लेंगे। आखिरकार उससे बुरी तरह पीटा ही जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि वे खुद ही ऐसा करें। कम से कम वे उस पर आसानी से वार तो कर सकते थे। जब उन्होंने ऐसा सोचा, तो वे सब अपनी किस्मत आजमाने आ गए। हाँ, अगर उसने मुझे चुना, तो मैं जरूर हल्के से मारूंगा, ताकि उसे ज्यादा चोट न लगे। कई लोग मन ही मन ऐसे बहाने बना रहे थे। आमतौर पर काई यांग इस समय तक जाग चुका होता था और उस इलाके में झाड़ू लगाना शुरू कर चुका होता था, लेकिन आज ये वाकई अजीब था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी उन्हें काई यांग दिखाई नहीं दिया था। जब वे दबे पांव इधर उधर देखने गए, तब भी उन्हें वह नहीं मिला। काई यांग को क्या हुआ? क्या वह देर तक सो गया था? वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? पता नहीं, सोच रहा हूं, क्या पिछले कुछ दिनों में किसी ने उसे देखा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह स्काई टावर छोड़ चुका हो? असंभव, ऐसा नहीं है कि तुम्हें काई यांग की जिद के बारे में पता नहीं है। अगर तुम उसे मार भी दोगे, तो भी वह नहीं जाएगा। अगर उसे सचमुच जाना होता, तो वह कुछ महीने पहले ही चला जाता, जब उसे ट्रायल शिष्य बनाया गया था। आखिरकार जाने के लिए वह इतना लंबा इंतजार क्यों करेगा? हैरानी की बात है कि इतनी चर्चा के बीच किसी को पता नहीं था कि कुछ दिन पहले काई यांग ने ब्लैक विंड माउंटेन में जाने की छुट्टी मांगी थी और अभी तक वापस नहीं लौटा था। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि आम दिनों में काई यांग दूसरों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी को उसके ठिकाने के बारे में पता नहीं था। जब ये समूह हंगामा कर रहा था, तभी एक व्यक्ति इस भीड़ की ओर बढ़ने लगा। उसका चेहरा जैड की तरह बेदाग था और उसका शरीर भी जैड जैसा। वह वाकई एक सुंदर युवक था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उस समय उस युवक के चेहरे पर इतनी उदासी क्यों थी। चलते हुए वह दांत पीस रहा था और किसी को कोस रहा था। उस युवक के पीछे पीछे स्काई टावर के कई अनुयायी चल रहे थे। उसे घेर कर उन्होंने उसे सबके ध्यान का केंद्र बना दिया। जब युवक घिरा हुआ था, तो उसका चेहरा बहुत ही अप्रिय लग रहा था। उसने संदेह से कहा, ऐसा क्यों है? यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? उसके अनुरोध पर कोई जल्दी से उसके पास आया। उसे और धीमी आवाज में बताया, मास्टर सू, आज वह दिन है जब हम काई यांग को चुनौती दे सकते हैं। आज यहाँ बहुत से साथी शिष्य कुछ योगदान अंक प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मास्टर सू नामक युवक ने अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर खुलकर हंसा। लगता है हमारा साथी शिष्य काई यांग दुख की खाई में फंस गया है। उसके शब्द काई यांग के दुर्भाग्य पर पूरी तरह प्रसन्न थे। असल में उसे हर 5 दिन में चुनौती दी जाती है। इतना ही नहीं, वह तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वह ठीक से खड़ा न हो जाए। पहले बोलने वाले व्यक्ति ने आगे बताया। मास्टर सू फिर हंसे। इस युवा गुरु को लगता है कि उसके दिल का आक्रोश बहुत कम हो गया है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, मुझे उसे स्काई टावर छोड़ना ही होगा। जब तक वह स्काई टावर का शिष्य नहीं है, मैं उसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं और कोई एक शब्द भी नहीं कह सकता। मास्टर सू सही कह रहे हैं। उस बदमाश ने आपकी नेकनामी को कलंकित करने की हिम्मत की। उसे वाकई एक रईस और एक घोड़े में फर्क नहीं आता। उसने मास्टर सू की पहचान जानने की भी जहमत नहीं उठाई। वह बहुत घमंडी है। इस चापलूसी से मास्टर सू को बहुत अच्छा लगा, जिससे वह बार बार सिर हिला रहे थे। मास्टर सू, जिनकी प्रतिष्ठा काई यांग ने धूमिल की थी, बिल्कुल वही सू म्यू थे जिनसे उनकी मुलाकात ब्लैक प्लम विलेज में हुई थी। ये वही सू म्यू थे, और उन 2 हान पुरुषों के साथ, जिन पर काई यांग ने न्याय थोपा था। इस वजह से सू म्यू गुस्से से भर गए थे और स्काई टावर में जय यांग की पहचान के बारे में पूछताछ कर रहे थे। आखिरकार उन्हें एक दिन से भी कम समय में काई यांग के बारे में सब कुछ पता चल गया। आखिरकार उनके पास अपने संपर्कों और चैनलों का अपना नेटवर्क तो था, लेकिन मुख्य द्वार के कठोर नियम के तहत वह आसानी से अपना हाथ नहीं हिला सकते थे और काई यांग को परेशान करने के लिए लोगों का एक समूह लाने के लिए आज तक इंतजार कर रहे थे। दुर्भाग्य से उसे उम्मीद नहीं थी कि काई यांग के लिए इतने सारे लोग भी आएंगे। इससे सू म्यू कुछ नाराज हुआ। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, इन्हें जाने दो। आज कह दो, काई यांग आज सिर्फ मेरा होगा। इस कथन से काई यांग किसी युवती या किसी उपलब्ध वेश्या जैसी लग रही थी, जो लाने के लिए तैयार हो। उसके बगल वाला व्यक्ति तुरंत भीड़ में आया, हाथ जोड़कर बोला, साथी शिष्यों, काई यांग के साथ आज का युद्ध गुरु सू ने पहले ही सुरक्षित कर लिया है। इसलिए मैं अपने साथी शिष्यों से अनुरोध करता हूं कि कृपया द्वार पर कतार में लगकर देखें।
किसी भी असुविधा के लिए मुझे खेद है। इस घोषणा से कई लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे सभी असमंजस में सू म्यू की ओर मुड़े और पूछा, हम ऐसा क्यों करें? हर बार काई यांग अपने झाड़ू से प्रतिद्वंद्वी का चयन करता था, तो फिर हम तुम्हें उससे लड़ने की अनुमति क्यों दें? अगर वह नहीं भी चुनता, तो क्या पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नहीं होना चाहिए? ये कहने के बाद किसी ने वक्ता को अपनी ओर खींचा और फुसफुसाया, ये सूमू है। क्या आप जानते हैं कि सूमू कौन है? कौन? इस व्यक्ति को अभी अभी भर्ती किया गया था, इसलिए वह वास्तव में नहीं जानता था कि सूमू कौन है। बेवकूफ। एक एल्डर है जिसका उपनाम सू है, और शीर्ष 10 में एक मुख्य शिष्य भी है जिसका उपनाम सू है। तुम क्यों नहीं बताते कि वह कौन है? वह व्यक्ति बोला। हालांकि सुनने वाले ने समझ में सिर नहीं हिलाया, फिर भी वह उन शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गया। वह इस जानकारी से कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया था। जब उसने सुना कि सूमू के पास इतने शक्तिशाली लोग हैं, तो वह फिर से आवाज निकालने की हिम्मत कैसे कर सकता है? काई यांग के खिलाफ जीतने से मुझे ज्यादा योगदान अंक भी नहीं मिलेंगे, इसलिए उसे नाराज न करना ही बेहतर है। हाँ हाँ हाँ, उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जबकि उसकी पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा था। सू मू अपनी मांग पर मिली प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट था, लेकिन ये देखकर उसने तिरस्कार से धीरे से खर्राटे लिए। हालांकि आज काई यांग के साथ मुकाबला सूमू ने जीत लिया था, फिर भी भीड़ अभी तितर बितर नहीं हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि काई यांग ने सूमू को नाराज करने के लिए क्या किया है, इसलिए वे वहीं रुककर तमाशा देखना चाहते थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी काई यांग नहीं आया। सूमू ने अधीरता से पूछा, वह कहाँ है? मुझे नहीं पता। आमतौर पर वह इस समय तक मैदान साफ करने निकल चुका होता है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। मास्टर सू, क्या हमें उसकी झोपड़ी देखनी चाहिए? थोड़ा सोचने के बाद सूमू ने सिर हिलाया और कहा, यह एक अच्छा विचार है। वो तो बस एक छोटा और मामूली सफाईकर्मी है, फिर भी वह मास्टर सू को इतनी मेहनत से अपना इंतजार करवाने की हिम्मत कर रहा है। मैं बाद में उसे इसकी कीमत चुका दूंगा। काई यांग का निवास स्थान कोई रहस्य नहीं था, इसलिए सू म्यू के आसपास के लोग तेजी से आगे बढ़े। जो लोग तमाशा देखने के लिए पीछे रह गए थे, वे भी पीछे पीछे चल दिए और शिष्यों का एक भव्य जुलूस बन गया। थोड़ी देर बाद लोगों का जुलूस काई यांग की छोटी सी झोपड़ी पर पहुंच गया। जब उन्होंने उसकी झोपड़ी की दयनीय स्थिति देखी, जिसमें झोपड़ी की दीवारों पर गड्ढे थे, तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बिना किसी स्पष्ट कारण के सू म्यू ने झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए हाथ उठाया। वह बदमाश यहां रहता है। गुरु सू के प्रश्न के उत्तर में, चूंकि काई यांग एक परीक्षण शिष्य है, इसलिए उसे अपने कपड़े, भोजन, आवास और प्रशिक्षण सामग्री का प्रबंध स्वयं करना होगा। मुख्य द्वार निश्चित रूप से उसे ये सब उपलब्ध नहीं कराएगा। ये झोपड़ी शायद उसके अपने हाथों से बनाई गई होगी। वाह 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 वाह, सू म्यू खुशी से हंसा। बारिश के दिनों में काई यांग कितना भीग जाता होगा, ये सोचकर उसका उत्साह बढ़ गया। आह भरते हुए सू म्यू ने अपनी मुस्कान पर काबू पाया और आत्मविश्वास से, किसी अजगर या गर्वित बाघ की तरह, आगे बढ़ा। ऊंची आवाज में, हर शब्द को स्पष्ट रूप से कहने का ध्यान रखते हुए, उसने पुकारा, काई यांग, इस मास्टर सू के लिए अपनी गांड बाहर निकालो और अच्छी पिटाई के लिए तैयार हो जाओ। वह जोरदार चीख तूफान जैसी शक्तिशाली थी, फिर भी तूफान की तरह वह विरक्त और बेपरवाह नहीं थी, बल्कि घोर घृणा से भरी हुई थी। घृणा और रक्तपिपासु इच्छा ने वहां मौजूद सभी लोगों को सिहरन से भर दिया। इससे काई यांग और सू म्यू के बीच की नफरत साफ दिखाई दे रही थी। जाहिर है कि यह कोई छोटी बात नहीं थी। सू म्यू वहां खड़ा था, एक राजसी उपस्थिति का प्रदर्शन करते हुए। इस क्षण ऐसा लग रहा था कि आठों हवाएं भी उसे हिला नहीं पा रही थी। चिल्लाने के बाद वह दरवाजे के बाहर काई यांग के दौड़कर बाहर आने का इंतजार कर रहा था, अपनी पैंट में पेशाब करते हुए और दया की भीख मांगते हुए रो रहा था। जितना वह इसके बारे में सोचता, उतना ही वह घमंडी होता जाता। लेकिन चाहे वह कितनी भी देर इंतजार करता, झोपड़ी के अंदर हलचल का जरा भी नामोनिशान नहीं था। सू म्यू का चेहरा अब गुस्से से भर गया था। वह फिर से गुर्राते हुए चिल्लाया, काई यांग, होशियार बनो और अपनी गांड यहां से बाहर निकालो, वरना हम अंदर आकर तुम्हें घसीटकर बाहर निकाल देंगे। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। सू म्यू को अब कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि अगर काई यांग सचमुच अंदर था, तो कम से कम उसकी सांसों की आवाज तो आनी चाहिए थी। क्या हो सकता है कि वह अंदर न हो? सू म्यू ने अपने आसपास के लोगों को बढ़ा चढ़ाकर इशारा किया। वह व्यक्ति तुरंत आगे बढ़ा, लकड़ी के दरवाजे को जोर से लात मारकर गिरा दिया और छोटी सी झोपड़ी में घुस गया। उनके अंदर जाने के कुछ देर बाद वह व्यक्ति फिर से बाहर भागा और सू म्यू को खबर दी,
मास्टर सू, अंदर कोई नहीं है। थोड़ी धूल भी जमी है। लगता है इस कूड़े को पता था कि कोई विपत्ति आने वाली है, इसलिए पहले ही भाग गया था। भाग गया। सूम्यू गुस्से में लगभग खून उगलने लगा। उसने कई दिनों तक दिमाग खपाया था इस दिन की तैयारी में, जिस दिन उसे अपना बदला लेने और काई यांग के हाथों मिली शर्मिंदगी की भरपाई करने का मौका मिलेगा। उसने कई शिष्यों को भी तमाशा देखने के लिए बुलाया था, फिर भी काई यांग अचानक भाग गया। यह ऐसा था जैसे कोई जोरदार मुक्का मारा गया हो, लेकिन रुई के टुकड़े पर लगा। इससे सूम्यू उदास और निराश हो गया। बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में हमने काई यांग का एक बाल भी नहीं देखा। एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। चूंकि काई यांग ने इस सूम्यू को नाराज किया था, इसलिए शायद उसे पता था कि अब सब कुछ बिगड़ जाएगा। उसे मुख्य द्वार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने लंबे इंतजार के बाद भी वह अभी तक प्रकट नहीं हुआ। अब जब काई यांग चला गया है तो हम अब आसानी से योगदान अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भीड़ धीरे से बुदबुदाई, उनकी कोई भी बुदबुदाहट सूम्यू के कानों से नहीं निकली। हालांकि वह उनके द्वारा दिखाए जा रहे सम्मान से खुश था, फिर भी वह अपना बदला नहीं ले पाया था। इसलिए सूम्यू का दिल अभी भी असंतुष्ट था। कुछ देर सोचने के बाद उदास चेहरे के साथ सूम्यू इस बात को स्वीकार कर सका कि आज वह काई यांग से अपना बदला नहीं ले पाएगा। गुस्से में उसने कहा, उस कूड़े की किस्मत अच्छी थी, लेकिन मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा, मुझे कुछ तो मिलेगा। इस दयनीय झोपड़ी को जला दो। इस मांग ने वहां मौजूद सभी लोगों को, यहां तक कि उन लोगों को भी जिन्हें सूम्यू अपने साथ लाया था, चिंतित कर दिया। उसे देखकर सभी दंग रह गए। एक ने पूछा, मास्टर सू, क्या स्कूल के अंदर आग लगाना सही विचार है? तुम्हें किस बात का डर है? सूमू ने उसकी ओर देखा, अगर आसमान भी गिर जाए तो मैं उसे पकड़ने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। और स्कूल के लिए तो यह कोई खास मायने भी नहीं रखता। अगर यह नष्ट भी हो जाए तो कोई खास नुकसान नहीं होगा। और इस जर्जर झोपड़ी को यूं ही छोड़ देने से इस छोटे मालिक की आंखों को नुकसान पहुंचेगा। उसकी यह बात सुनकर उनके मन की चिंताएं दूर हो गईं। मास्टर सू के समर्थन में इस झोपड़ी को जलाना कोई बड़ी बात नहीं है। आग जलाने से पहले कुछ लोग जलाने के लिए सूखी घास ढूंढने चले गए। थोड़ी देर बाद सब कुछ तैयार हो गया। मुस्कुराते हुए सूमू ने एक मशाल जलाई, उसकी लपटों ने उसके चेहरे को बहुत बिगाड़ दिया जिससे वह दुष्ट लग रहा था। काई यांग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि भविष्य में मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना, वरना मैं तुम्हें न जीने दूंगा और न मरने दूंगा। सूमू ने दांत पीसते हुए कहा। जैसे ही वह झोपड़ी में मशाल फेंकने की तैयारी कर रहा था, उसके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने उसके कंधे पर थपथपाया और एक रक्तपिपासु आभा छोड़ते हुए उससे पूछा, ये किस लिए है? सूम्यू को जवाब देने से पहले सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। घर जला रहे हैं। तुम मेरा घर क्यों जला रहे हो? उस व्यक्ति की आवाज में गुस्से की झलक थी। तुम्हारा घर। सूम्यू ने गुस्से से अपने होंठ सिकुड़े और अपना सिर घुमाया। जैसे ही उसने वक्ता को देखा, वह तुरंत एक तरफ कूद गया जैसे कोई डरा हुआ खरगोश भेड़िए को देखकर उछल पड़ता है। फिर एक अतिरंजित हरकत के साथ उसने रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। उसका चेहरा घबराहट से भर गया और उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि बोलने वाले व्यक्ति का रूप बहुत डरावना था। उसके कपड़े न केवल फटे हुए थे, बल्कि उसके बाल भी बिखरे हुए थे, जगह जगह पौधे उगे हुए थे और तुलना से परे गंदे थे। उसके शरीर पर खून के कई निशान भी थे, उसके कपड़े खून से सने थे और उसकी पीठ पर एक उभरा हुआ थैला बंधा था। भगवान ही जाने उसमें क्या था। एक हल्की हवा का झोंका आया, जिससे उसकी फटी हुई पैंट फड़फड़ाने लगी और बालों से ढका एक मजबूत और हट्टा कट्टा पैर दिखाई देने लगा। हवा अपने साथ काई यांग के गंदे शरीर की बदबू ले आई। सूम्यू उस गंध को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उस रूप, रंग, खून और गंध के साथ सूम्यू को तीनों समय का खाना उल्टने का मन कर रहा था। वह मुद्रा, वह अंदाज अजीब तरह से जाना पहचाना था। अगर वह एक हाथ में टूटा हुआ कटोरा पकड़े तो बिल्कुल भिखारी जैसा दिखता। लेकिन उसे यह भयानक व्यक्ति जाना पहचाना क्यों लगा? सूम्यू ने गौर से देखा और ज्यादा उलझन में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद वह चिल्लाया, काई यांग। अगर यह काई यांग नहीं है तो कौन हो सकता है? हालांकि उसके शरीर का आकार बदल गया था और चेहरा मैल से सना हुआ था, फिर भी सूम्यू, जो काई यांग से दिलोजान से नफरत करता था, उसे कैसे नहीं पहचान पाया? अगर वह उसे नहीं पहचान पाया तो कौन पहचान पाएगा? काई यांग ने भी सूम्यू को पहचान लिया। मुस्कुराते हुए उसने अपने सफेद दांत दिखाए। क्या ये वही साथी शिष्य सू नहीं है जिसने ब्लैक प्लम विलेज में दूसरों को बेशर्मी से फंसाने की कोशिश की?
ऐसा कहने वाली आवाज उपहास से भरी थी, जिसने सुमियो के सफेद चेहरे को गहरा लाल कर दिया। पैर पटकते हुए सुमियो ने जवाब दिया, काय यांग, तुमने स्वर्ग का रास्ता नहीं चुना, बल्कि नर्क के द्वार से होकर जाना चुना। आज तुम्हारी मौत तय है। तुम मुझसे कोई झगड़ा मोल लेना चाहते हो? काय यांग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। बकवास, सुमियो गर्व से चिल्लाया। तुम्हें लगा कि मैं तुमसे मिलने आया हूं? अगर तुम्हें मुझसे कोई हिसाब किताब करना है तो आकर मुझे ढूंढो। तुम्हें मेरा घर जलाने की क्या जरूरत है? काय यांग ने सवाल किया। सुमियो ने तुरंत उस स्पर्श को फेंक दिया और उस पर पैर रखने के लिए दौड़ा, मानो वह सीधे काय यांग पर पैर रख रहा हो। मशाल पर गुस्सा निकालते हुए कुछ देर बाद मशाल आखिरकार बुझ गई। इस क्षण भर के विराम ने वहां मौजूद लोगों को समझने का मौका दिया कि क्या हो रहा है। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि काय यांग सुमियो के डर से नहीं भागा था, बल्कि वह बस कोई काम निपटाने के लिए गया था। लेकिन उसे ऐसा कौन सा काम निपटाना था जिससे उसकी शक्ल इतनी भयावह हो गई थी? इतना खून खराबा, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? और उसके कपड़ों पर जो निशान थे, वे जाहिर तौर पर किसी धारदार हथियार से बने थे। वह किससे लड़ने गया था? और क्या ये जिंदगी और मौत की लड़ाई थी?